नमस्कार, मैं सुष्मिता राज अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रीतम कुमार के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम माननीय मंत्री जी में। और आज के हमारे माननीय मंत्री जी हैं संजय कुमार पासवान जी। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। Thank you. वो व्यक्तित्व एलजीपीआर से, बखरी विधानसभा क्षेत्र से गन्ना विभाग को संभालते हुए वर्तमान की राज्य सरकार में गन्ना मंत्री हैं, और किस तरह से इस विभाग को संभाल रहे हैं प्रीतम, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इनका राजनीतिक सफर कैसे रहा है। एलजेपीआर पार्टी से आए हैं तो इस पार्टी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव, और पार्टी में आगे किस तरह से रणनीति बन रही है, और संजय जी का कितना योगदान है, इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल सुष्मिता, एक बात हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि चिराग पासवान के साथ ये लोग तब खड़े थे, संजय पासवान जी तब खड़े थे जब उनको सियासी मदद की सबसे ज़्यादा दरकार थी, कुछ वरिष्ठ लोगों की दरकार थी, जो बिल्कुल जो रामविलास पासवान जी का जो सिद्धांत था दलितों के प्रति, महादलितों के प्रति जो उनकी सोच थी, तो पूरी तन्मयता के साथ इन लोगों ने चिराग पासवान का साथ दिया था। जब ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान जी फिनिश ऑफ होने वाले हैं, तब चिराग पासवान जी का इन लोगों ने साथ दिया था। और देखिए चुनाव परिणाम एक बहुत अच्छी सफलता। क्योंकि आपने दलितों का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक सवाल आया है, आपके विभाग से मैं जुड़ा हुआ सवाल पूछूं उससे पहले मेरा सबसे पहला आपसे सवाल होगा कि आपके बारे में यदि कोई जानना चाहे तो एक बड़े से हेडलाइन में आता है सामाजिक कार्यकर्ता, दलितों और वंचितों के उनके हक और अधिकार के लिए मुद्दों को उठाने वाला नेता। उस नेता में और इस मंत्री में कैसे इतना बड़ा सफर सर? बस देखिए, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो इस देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं, हम लोग पूजते भी हैं उनको। 97 में हमारे जिला बेगूसराय मेरे घर के पास आए थे, तो मेरे पिताजी वगैरह सब लोग उनके स्वागत में खड़े थे, तो मैं भी उसमें था। मैं भी सहयोगी के रूप में उनका व्यवस्था करना, आने जाने सारी चीजें आप करते थे उस वक्त अरेंजमेंट करना। हम भाई लोगों ने, दोस्त लोगों ने मिलकर किया था। और उनके आगमन पर बस उनके पर्सनालिटी, उनके विचार, उनके एक नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चल रहा हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। दलित पिछड़ों की आवाज़ बनकर वो सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, किसी के बगैर परवाह किए बगैर सदन में एकदम प्रखर होकर दलितों का आवाज़ उठाते रहे। हम लोगों ने पढ़ाई, उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने उनसे प्रेरणा लेकर उनके साथ हो लिया। मेरे पिताजी ने मना भी किया कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, सर्विस करो, नौकरी में जाओ। मैं कुछ देर के लिए विचलित हुआ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने अपने नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ 97 से ही हो लिया। 97 से इसकी शुरुआत आपने कर ली? शुरुआत मैंने कर लिया। और उस दलित सेना एक संगठन, पॉलिटिकल संगठन है, हम लोग का सामाजिक संगठन है। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी उसमें छात्र अध्यक्ष का, बेगूसराय जिले का छात्र अध्यक्ष बनाया गया था दलित सेना का। मैं तब से आज तक 28 वर्ष हो गए करीब, 97 से मैं अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ, मैंने उनके विचारों को लेकर कई पदों पर रहा। मैं युवा का अध्यक्ष भी रहा, पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा। आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी 1913 में जब उनका राजनीति में एंट्री हुआ तो वो आए, तो फिर हमको जिला अध्यक्ष से एक ही बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दिए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या लगता है, क्या आप में वो क्वालिटी उन्होंने देखी जो तुरंत से इतना बड़ा जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी? नेता के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति समर्पण, नेता के प्रति लॉयल, संगठन के प्रति वफादार होना, संगठन में ईमानदारी से काम करना, अपने नेता के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य था। मेरा एक ही काम था, बस पार्टी के संगठन को मजबूत करना, नेता के सिद्धांतों पर चलना, ये मेरा लक्ष्य था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और पार्टी के लिए काम करता, नेता के लिए काम करता, उनके विचारों को लेकर गांव-गांव, घर-घर घूमता रहा, और मैंने कभी अपने विचार नहीं बदला। एक नेता एक छत के नीचे निरंतर काम करते रहा, और आज तक, आज का परिणाम आप देख रहे हैं। तो संजय जी, मैं एक सवाल यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि वो जो छात्र नेता था, उसने कभी ऐसा सोचा था कि बतौर मंत्री बिहार में वो अपनी सेवा देंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूं। विधायक बनने की कभी आकांक्षा था नहीं, MP बनने का आकांक्षा था नहीं। नेता के प्रति समर्पण था, मैं उसी धुन में था।
19 में पार्टी टूट गई, पार्टी टूट गई, हमारे नेता अकेले हो गए। 21 में पार्टी टूट गई, हमारे नेता अकेले हो गए। पार्टी के साथ जो लोग, जिनको हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने एक एक घर से 3-3 MP देने का काम किया, देश की राजनीति में लाने का काम किया, उन्होंने हमारे नेता के साथ पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। मैं दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष था, मुझे वहाँ से हटाया गया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे पार्टी के प्रधान महासचिव का जिम्मेवारी दी और काफ़ी तकलीफ हुई थी हमको, हम पूरी पार्टी को तकलीफ हुई थी। हम लोग नेता के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे और 3 साल से 3 साल हम लोगों ने घर परिवार नातेदार रिश्तेदारों को छोड़कर पार्टी को पुनः खड़ा करने का संकल्प लिया और आज इस मुकाम पर हैं हम लोग कि 5 MP जो 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोगों ने जीता था। और विधानसभा में जहां हमारे एक विधायक भी नहीं हुआ करते थे, हम लोगों ने 28 सीट पर चुनाव लड़ा। 29 सीट मिली थी गठबंधन में, 1 सीट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हो गया था। 28 सीट पर चुनाव लड़े हम लोग, 19 के 19 विधायक हम लोग जीत कर आए। पार्टी फिर से पुनः हुई स्थिति में जब 29 विधायक हम लोग जीत कर आए थे हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में। आज हम 19 के विधायक, तो वो दृढ़ संकल्प काम आ गया इस परिणाम के लिए। नेता के प्रति वफादारी, संयम और धैर्य सबसे बड़ी बात थी। आज भी मैं मंत्री के रूप में अपने नेता, मेरे आदर्श आदरणीय चिराग पासवान जी जो का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर था और मेरे नेता पर कई आरोप लगते रहे कि टिकट का हेरा फेरी होता है, टिकट बेचा जाता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज 19 के 19 विधायक पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जिसमें से मैं भी हूं। मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ नेता का चेहरा था, आदरणीय चिराग पासवान जी का चेहरा था, आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से, उन्हीं का पहचान की वजह से मैं हूँ और मैं आज आपके बीच मंत्री के रूप में हूँ। मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं को कि आप भी कल संजय पासवान बन सकते हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है प्रीतम जी, क्योंकि देखिए अच्छा लगता है जब पार्टी छोटे कार्यकर्ताओं को देखती है, उनके कार्यों को सराहती है, और अगर पार्टी का सहयोग हो, जनता के बीच आप हैं और जनता के बीच कार्य कर रहे हो, तो बतौर मंत्री आपको सेवा देने का मौका भी मिलेगा। प्रीतम, बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं वो बिल्कुल वामपंथियों का धूर गढ़ है, मजबूत किला है। कुछ इसी तरीके से जिस तरह से भाजपा का अहमदाबाद और सूरत है, RJD का अपना एक पॉकेट्स होता है, उसी तरीके से वो लेफ्ट का अब भी बहुत मजबूत गढ़ है। और इन्होंने सूर्यकांत पासवान को 17,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हराया। आप सोच सकते हैं कि एक वैसी पार्टी जिसके सभी सांसद साथ छोड़ के चले गए, पार्टी को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इन लोगों ने पिछले 3 साल में अपनी ऊर्जा को उसको पूरा समेट के रखा, इकट्ठा किया, उसमें विस्तार किया। और चिराग पासवान का चेहरा तो आज बोलता ही है, जिस तरीके से वो बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, वो जो नारा है एक नारा है, और ये नारा मतलब ये कि इनकी पार्टी के साथ जुड़ गया है। जिस तरह भाजपा की बात होती है तो राष्ट्रवाद की बात होती है, तो जिस तरह जब चिराग पासवान जी की बात होगी या संजय पासवान जी की बात होगी तो उसमें बिहारी फर्स्ट ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा और इस नारे को कोई छीन नहीं सकता। और इन लोगों ने बाकायदा उसके लिए काम करके दिखाया है। बिहार फर्स्ट, ये जो नारा आया चिराग पासवान जी की तरफ से, इसका रिस्पांस, क्योंकि आप लोग तो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लगा? जनता का रिस्पांस कैसा आया इन सबके बीच? देखिए, हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था। बिल्कुल उनके जीवित काल में ही हुआ था। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इसको धरातल पर लाने का काम किया और उनका मिशन रहता है कि समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों तक विकास पहुंचाना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और उन्होंने लक्ष्य लेकर चला और लगातार हम जब सरकार से अलग थे तब भी नेता हमारे प्रखर रूप से इसका समर्थन करते थे और समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों तक विकास की बातें करते थे। आज हम सत्ता में भी है तो बिहारी फर्स्ट का जो नारा है और उसी पर सरकार काम भी कर रही है। आज हमारी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में आज लक्ष्य है, हमारा सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है 5 वर्ष में। जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया है, उसका सम्मान करते हुए कई उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है, उसमें गन्ना उद्योग विभाग भी है। इन सब तो हमारे नेता का बिहारी फर्स्ट जो नारा है वो उस पर सरकार भी काम कर रही है, हम लोग उस पर प्रखर रूप से आज लगे हुए भी हैं।
चिराग पासवान जी का क्योंकि जिक्र हुआ है और आपने वो काल भी बताया कि जब पार्टी में टूट हुई कई लोगों ने पीठ में छुरा भी भूका, तो ऐसे में उस वक्त के चिराग पासवान को कैसे आप लोग देखते थे? अगर उनका कोई एक वाक्य, कोई उनके साथ एक आपके साथ जो मुलाकात जो उन्होंने अपने पार्टी को संगठित करने के लिए अपने बीच में अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो बात रखी हो, जो आज ये परिणाम आया है। देखिए, पार्टी टूटी थी, स्वाभाविक था कि उस वक्त बहुत संकट में थे हमारे नेता, बहुत विचलित थे, पार्टी टूट गई थी, इतना बना बनाया हुआ घर गुजर गया था। रात में हम लोग को पता चला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी उस वक्त मौजूद थे उस घटना के समय में, उनका साथ रहा, वो साथ में गए भी थे पास जी के दरवाजे पर। मैं सुबह में पहुंचा, मैं बिहार में था, मैं सुबह पहुंचा, नेता हमारे काफ़ी विचलित थे, तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त की परिस्थिति क्या होगी, और हम लोग काफ़ी दुखी थे और हम लोगों ने संकल्प लिया कि नहीं, फिर से अपने नेता को खड़ा करना है, और पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता ने अपने नेता के कदमों से कदम मिलाकर चला, और बिहार के चप्पा चप्पा में हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा के तौर पर पूरे बिहार में हम लोगों ने गया। कई घटनाएं पर हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सुबह 6 बजे निकलते थे और रात को 12 बजे रात तक लौटते थे, और ये निरंतर चलता रहा, कोई एक दिन का बात नहीं था, निरंतर चलता रहा। आज पार्टी खड़ी हुई है, हम जहाँ से जीत कर आए हैं वहाँ से 78 वर्ष के बाद कोई वहाँ पे दूसरे दल के लोग विधायक बने, वहाँ सीपीआई का गट्स रहा, वहाँ पे वामपंथियों का गट्स रहा, मिनी मॉस्को कहा जाता था वो बखरी विधानसभा की जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया। मैंने नेता का चेहरा लेकर, अपने नेता का चेहरा लेकर मैं खुद मैदान में था, कई तरह की बाधाएं थी, बावजूद मेरे नेता का चेहरा इतना बड़ा है कि वहाँ के लोगों ने भरोसा किया और 20,000 वोटों से जिताकर हमको वहाँ से भेजा, लगभग 18,000 से वोटों से हमको जिताकर भेजा, और मेरा नेता का चेहरा था साथ में। मैं अकेले गया था वहाँ पे, सिंबल जब मिला था मैं अकेले गया था, कोई साथ नहीं थे। गठबंधन में कई उतार चढ़ाव थे, वहाँ के उम्मीदवार भी थे, पहले थे, समीकरण क्या होगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का, रामविलास पासवान जी का चेहरा था मेरे साथ, मैंने उनकी तस्वीर लेकर चला और लोगों के बीच गया। 78, 70, 80% हिस्सा मैंने पैदल नाप दिया विधानसभा का, लोगों से आशीर्वाद मिला, अपार जन समर्थन मिला। मैंने अपार जन समर्थन मिला, और शायद यही कारण है कि आज हमारी इनसे बातचीत भी हो रही है और ये अपने अनुभव को हम तक साझा कर पा रहे हैं। अब बखरी विधानसभा से किस तरह से इनका रिस्पॉन्स रहा, जनता के जब ये बीच गए तो जनता से क्या इनका राय मशवरा हुआ और जनता ने किस तरह से इन्हें अपना प्यार दिया है, इस विषय पर भी आगे बातचीत होगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ माननीय मंत्री जी में संजय पासवान जी लगातार जुड़े हुए हैं, और बिना देरी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी बखरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में, एक तस्वीर लेकर इन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की। तब क्या लगा था कि इतना बड़ा जो जन आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा, क्योंकि लगभग 18,000 वोटों का अंतराल, एक गढ़ से जीत कर आना, बतौर विधायक वहां पर अपनी सेवा देना, और अब मंत्री बनकर एक बड़ा दायित्व हो जाता है आपके कंधों पर, एक जनता का विश्वास आपके ऊपर हो जाता है प्रीतम, और ऐसे में जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, बखरी एक अनुमंडल भी है, बेगूसराय में कई अनुमंडल हैं और बखरी उसमें एक अनुमंडल है, और इनके सामने चूँकि एक शहर है लेकिन थोड़ा अर्ध विकसित शहर है। अब चूँकि मंत्री खुद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर एक ज़्यादा आशा क्षेत्र के लोगों की है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बखरी जो एक छोटे शहर के रूप में डेवलप हो रहा है, बेगूसराय तो बहुत बड़ा शहर है, अब लोगों की आकांक्षा है कि जो बेगूसराय में सुविधाएँ हैं, जिस तरीके से बेगूसराय में कॉलोनी बसी हुई है, वो स्वरूप जो है बखरी में कैसे आएगा, उसके लिए आप जो सरकार में खुद मंत्री है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, अब लगातार जब आशीर्वाद मांगने हम जा रहे थे सड़कों पर, तो मैं उस कमियों को भी गिन रहा था जी, मैं अपने मेमोरी में डाल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर लोगों का आवाज़ मेरे जहन में आता था कि यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है, वगैरह कई बातें जो आज भी मेरे मेमोरी में है, और मैं उसको तभी नोट करते गया था, और आज भी मैं रोड मैप बना रहा हूँ।
हमारे यहाँ संयोग से माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी भी कैबिनेट में सांसद हैं, तो एक बल भी मिलता है हमको। और बिहार में भी सत्ता हमारी है, केंद्र में भी हमारी सत्ता है। हम लोग रोड मैप बना रहे हैं और जो भी मैं प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, वहाँ के जनता के साथ बैठकर, चूँकि 78 साल बाद वहाँ कोई मंत्री मिला है और लोग काफ़ी खुश हैं। वहाँ के विपक्ष के लोगों ने नारा लगाया था बाहरी और भीतरी का कि संजय पासवान बाहरी है। तो मैंने लोगों को भरोसा दिलाया भी, और मैं आज के दिन मैं 18 कार्यक्रम अपने विधानसभा में करता हूँ। जनता के दिलों पर राज कर रहा हूँ। जनता ने मुझे बेटा के रूप में स्वीकार किया, मैं भाई भतीजा के रूप में बनकर, बेटा के रूप में बनकर सेवा करूँगा। और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बखरी विधानसभा आज तक ये वामपंथियों से वंचित रहे हैं, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। मॉडल बखरी बनाऊंगा उसको, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि मेरे मार्गदर्शक आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मेरे ऊपर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनके सानिध्य में रहा हूँ। उनके विभाग में कई, क्योंकि मैं लोकसभा, जमुई लोकसभा का प्रभारी रहा 5 साल, तो मुझे पहले से जानकारी है कि क्या क्या करना चाहिए। तो मैं बखरी को मॉडल बनाऊंगा और बिहार में 1 नंबर का विधानसभा बनाऊंगा। जनता जो मुझ पर आकांक्षाएं रखे हुए आज तक कि बखरी का विकास नहीं हुआ, और आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गठबंधन में विधायक में से आस्था रखते हैं। क्योंकि वो शहरबंडी जो हमारे नेता का घर है, दोनों बॉर्डर है, एक दीवार का अंतर है मात्र। तो हमारे नेता का भी है कि उन्होंने भी वादा किया था कि बखरी में विकास की गंगा बहेगी, हम सब मिलकर उसको बखरी को एकदम। सर 25 साल के बाद हमें लगता है कि लोजपा की वापसी बिहार कैबिनेट में हुई है। आपने सूर्यकांत पासवान को हराया है, तो उनका वामपंथियों का एक प्रकार से हम लोग मान रहे हैं कि वहाँ पे सूर्यास्त हो गया है। अब थोड़ी बात करते हैं आपके विभाग की। 1904 में हम आपके विभाग की वेबसाइट को देख रहे थे, तो उसमें हमने एक जगह ये बात पढ़ी कि 1904 में मढ़ौरा, सारण के मढ़ौरा में भारत की सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। भारत की सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। अब चूँकि बिहार कभी भारत का 36% चीनी पैदा करता था, लेकिन अब 1904 नहीं सर 1904 ही है आपकी वेबसाइट में। तो कभी 40% चीनी का उत्पादन होता था, अब वो 6% हो गया है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, उसके जीर्णोद्धार के लिए या फिर उसकी शुरुआत के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, पहली कैबिनेट में ही जी गन्ना उद्योग विभाग का प्रस्ताव आया था। जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में पहली ही कैबिनेट में, बिल्कुल, जब मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था गन्ना उद्योग विभाग का, तो लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि गन्ना उद्योग विभाग मृतप्राय विभाग है, बिगड़े कई बातें थी। तो मैंने कहा कोई विभाग बड़ा छोटा नहीं होता है, काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। बिल्कुल। संयोग से पहले ही कैबिनेट में प्रस्ताव आया गन्ना उद्योग विभाग का, और सरकार उस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा उन्होंने कि बंद पड़ी चीनी मिलें जो है, जब इससे मिलें खुलेंगी नई और बंद पड़ी चीनी मिलें, तो उसके उत्पादन, चीनी का उत्पादन होगा, उससे मीठी चाय पियेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी भी ने कई मंचों से कहा है। तो पहली कैबिनेट में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें कई अवर सचिव हैं, हमारे विभाग के प्रधान सचिव भी उसके कमेटी के सदस्य हैं। तो सरकार इस पर काम भी कर रही है पूरी तरह से कई लगातार बैठकें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चल रही है। एक रैयाम और सकरी जो का चीनी मिल है, अभी प्रस्ताव में आया है, जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको खोलने का भी प्रक्रिया में चल रहा है। सहकारिता विभाग को दिया गया, जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से चला रही है। तो सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है, और निश्चित रूप से इस पंचवर्षीय योजना में 25 की 25 चीनी मिल खुलेगी, ये सरकार का दावा है। सरकार की संकल्पित है कि रोकना है, यहाँ से पलायन को रोकना है, तो उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है, तो उस पर काम
कर रही, फोकस कई इसको उद्योग गन्ना उद्योग विभाग को 7 निश्चय में भी शामिल किया गया है। बिल्कुल, 7 तो निश्चय लगातार सरकार गंभीर है और आपका मढ़ौरा की चर्चा है, उस पर भी विचार चल रहा है। तो हम लोग सभी चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। सर, चुनाव के दौरान हम चंपारण के इलाके में थे, चनपटिया है, इसके अलावा नरकटियागंज वगैरह में हमने देखा कि जब हम वहाँ की सड़कों से गुजर रहे थे तो खेत, जहाँ जितनी भी खेतें थी वहाँ पे गन्ने की फसल लगी हुई थी। किसानों की एक शिकायत ये थी कि साहब हम लोग गन्ना पैदा कर देते हैं, मिल तक पहुँचाते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनकी जो लागत होनी चाहिए वो लागत उनको नहीं मिल पाती है। और ये शिकायत केवल बिहार के किसानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी किसान शिकायत करते हैं और महाराष्ट्र के किसान भी ये शिकायत करते हैं कि जितनी लागत, जितनी पूंजी वो लोग गन्ना की खेती में लगाते हैं, उतनी पूंजी उनको मार्केट से प्राप्त नहीं हो पाती है। एक तरीके से घाटे का सौदा रहता है। सर, आपके पास ऐसी कोई कार्यनीति है कि जो भी किसान, चूँकि पैसे बहुत लगते हैं, सिंचाई में बड़ा पैसा जाता है, तो आपके पास क्या ऐसी कोई योजना है जिसके आधार पे दोबारा किसान खेती की तरफ आ सके? क्योंकि अगर चीनी मिलें खुलेंगी तो उसके लिए गन्ना की जरूरत ज़्यादा होगी, तो वो गन्ना बिहार में ही हो, इसके लिए सर क्या करेंगे आप? देखिए, सरकार कई तरह के खेती करने वाले किसान को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जी। जैसे मान लीजिए हार्वेस्टर हो, खेत बुआई करने के लिए, कटाई करने के लिए उसके मशीन हो, हम लोग अनुदान दे रहे हैं, 50%, 70% का अनुदान दे रहे हैं। और हम लोगों ने ओपन ये खुला आमंत्रण दिया है कि आप किसान आप मेरे पास ऑनलाइन करेंगे, उसको हम लोग यंत्र देंगे, खाद बीज देंगे, कीटनाशक दवाई देंगे, उसके क्या कहते हैं बीज देंगे। कई तरह की सुविधाएं हम लोगों ने इस पर काम भी कर रहे हैं और सरकार रोज के रोज प्रचार प्रसार कर रही है, विभाग प्रचार प्रसार कर रही है। 3 लाख हेक्टेयर में हम लोग किसान उत्पादन करते थे, अब घट के 2,30,000 आ गए हैं। तो जल जमाव एक बहुत बड़ा समस्या है। जल जमाव, जैसे आपने चर्चा किया कि बाढ़ के क्षेत्र में खेती का उसमें जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या। हम लोगों ने डीएम को पत्र भी लिखा है, संबंधित डीएम को जहाँ पे खेती हो रहा है सबको, कि भाई जल जमाव, और जल संसाधन विभाग को भी हम लोगों ने पत्र लिखा है कि इसका निदान होना चाहिए ताकि किसान अपने पैदावार को बढ़ा सके। तो लगातार इस विषयों पर हम लोग लगे हुए हैं और कई तरह की सुविधाएं हम लोग ला रहे हैं। मूल्य वृद्धि को लेकर हम लोगों ने 2 बार बैठक किया है किसान मिल मालिक के साथ, सकारात्मक रहा है। हमको लगता है कि 8 जनवरी को मैंने पुनः मिल मालिक का बैठक बुलाया है। लगभग हम लोग फाइनल कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के बराबरी में हम लोग मूल्य वृद्धि करें ताकि किसान प्रोत्साहित होकर गन्ना उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और क्योंकि जब किसान बचेंगे तभी मिल बचेंगे, अब नई मिल खुलेंगे, इसलिए हम लोग किसान पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, किसानों पर फोकस है और मिल के मुझे लगता है कि वापस से खुलने से जो पलायन के मुद्दे पर आपने जिक्र किया है वो एक जो बड़ा विषय है बिहार के लिए, उसका समाधान ज़रूर निकल जाएगा। ये हमने बातचीत कर ली प्रीतम कि कैसे इनका एक रोड मैप है और जो जिम्मेदारी बखरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने आपको दी उसका कैसे निर्वहन करेंगे। यहाँ पर हम रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार अब जानेंगे इनके पारिवारिक जीवन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे वो मौका कैसा था आपके लिए जब आपके कारों में वो पहली कॉल आई होगी कि आप बतौर मंत्री सेवा देने वाले हैं। रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आप लोगों को बताया कि वो सवाल का हम जवाब लेंगे, तो बिना देरी इनसे ही सीधे वो सवाल पूछते हैं। सर, हम लोगों को तो कॉल आता है कि ऑफिस आ जाओ, बुलेटिन का टाइम हो गया। आपको कॉल आया होगा कि अब बतौर मंत्री आप सेवा देने वाले, वो कैसा पल था, क्या कर रहे थे उस टाइम, परिवार का कैसा रिस्पॉन्स रहा, एक बार वो एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं थोड़ा सा आपको सिंबल मिलने तक की बात करता हूँ। जी बिल्कुल सर। मैं कभी छुट्टी हॉलीडे नहीं बनाया नेता के लिए, पार्टी संगठन के लिए। अच्छा। मैंने कभी पारिवारिक ना कोई कार्यक्रम में गया। पार्टी टूटी थी तो 3.5 साल तक हम लोग ना बच्चे का बर्थडे, ना एनिवर्सरी वगैरह, ना रिश्तेदारों के शादी ब्याह श्राद्ध में शामिल हुआ। सिर्फ पार्टी के बारे में सोचता था, अपने नेता के बारे में। नेता के प्रति लॉयल था कि कुछ भी हो जाए, अगर नेता पटना में रहते थे तो मैं कहीं नहीं जाता था। हमारे नेता ने चिराग पासवान जी, मुझे वाकया याद है कि मेरी वाइफ का डीएलएड का एग्ज़ाम था, उन्होंने कहा कि आप आएंगे तभी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि
मेरे नेता पटना में मौजूद हैं, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। पत्नी से ऊपर आपने नेता को चुन लिया। मैं इससे नहीं बड़ी गया बात और वो एग्जाम नहीं दी, अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम नहीं दी, वो इसे नहीं दी कहते हैं पाई। पत्नी। ये समर्पण, ये दर्शकों को जानना चाहिए कि ये समर्पण का परिणाम है कि इनकी वाइफ की डीएलएड की परीक्षा थी, इनकी वाइफ ने परीक्षा नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये साथ नहीं गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बिहार की सियासत में ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ी पार्टी टूटती है तो पुराने जो वफादार लोग होते हैं, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया होता है, वो साथ छोड़ के चले जाते हैं। संजय पासवान गिने चुने लोगों में शामिल है जो हर वक्त, चाहे चिराग पासवान की सियासी हैसियत कैसी भी हो, हर वक्त उनके साथ परिछाई की तरह उनके साथ खड़े रहे और उसका उनको सम्मान मिला। तो बतौर सम्मान मिल गया। मैं तो दूसरी बात परीक्षा बताता नहीं हूँ। हुई, मैं उसके दूसरी बाद बात क्या बताता हुआ? हूँ। मैं घर दूसरी आके बात- डांट पड़ी। एक बात दूसरी बात बताता हूँ। हाँ, पार्टी की मीटिंग थी दिल्ली में, हाँ, मेरी फुआ का देहांत हो चुका था और घर के बगल में फुआ रहती थी। एकदम बराबर। तो अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, मैं कैसे निकलता? उस वक्त भी मैंने पार्टी को प्राथमिकता दिया और मैं फुआ की लाश रखी हुई थी, मैंने पार्टी के कार्यक्रम में गया। ये हृदय विदारक था मेरे लिए, फुआ मुझे बांधती थी बहुत, लेकिन मैंने प्राथमिकता दिया था। उस वक्त मैंने क्षमा मांगा उनसे, मन ही मन आशीर्वाद लिया, क्षमा मांगा कि फुआ माफ़ करिएगा, मैं मीटिंग में जा रहा। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, सही ये बहुत बड़ी बात है। तो जब मुझे सिंबल मिला था, ये कब की बात है? मैं ये सिंबल चुनाव विधानसभा का सिंबल जब मिला आप पटना था, में मेरे थे नेता ने मुझे मेरे नेता ने, मैं पटना में था, अच्छा, मेरे नेता ने बुलावा भेजा, मैं फ्लाइट पकड़ के गया सिंबल लेने। मैं जब मेरे हाथ में सिंबल आया तो मैं खुशी से रो दिया, क्योंकि मेरे नेता हर वक्त मेरे नेता का साथ रहा मेरे ऊपर, हर सुख दुख दर्द में। सिंबल मिला तो पहला कॉल किससे गया? ऑफिस से फोन आया था और नेता ने मुझे सिंबल दिया और उन्होंने कहा कि आप घर वाले को बता दीजिए अरे कि सिंबल मिल गया। क्या बात है। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैं जिस वक्त सिंबल मिला, मैं आपको विश्वास दिला तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि भैया मैं 20,000 वोट से जीत कर आऊँगा। उस वक्त आपने ठान मैंने लिया उसी था? वक्त, हाँ, मैंने उसी वक्त भैया को बोल दिया, भैया आपने मुझे आशीर्वाद दिया, सिंबल दिया और आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा, 20,000 वोट से जीत कर आऊँगा मैं चुनाव। और Exactly सर्टिफिकेट वही है, लेकर आप मैंने भी बोल याद दिया। रहा। और वास्तव में मैंने 18,000 वोट से चुनाव जीत लगभग। कर गया। मैंने भैया के भरोसे पे खड़ा रहा और उन्होंने उनका साथ रहा हर वक्त। उन्होंने कहा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, माँ जी थी खुद वहाँ पे, मेरे नेता की माता जी भी थी वहाँ पे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने उसी वक्त कहा था कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा और उस वक्त मैं खड़ा उतरा, जनता के बीच में गया, नेता का तस्वीर लेकर, नेता का आशीर्वाद लेकर चुनाव जीत कर आया। उसके बाद पुनः मंत्री परिषद की बात आई, मैं चुनाव जीत कर आया तो सबसे पहले नेता के पास गया, आशीर्वाद लिया। मंत्री परिषद की बैठक आई, सुबह सुबह कॉल आया मेरे नेता का। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं इंतजार कर रहा था इंतजार कर रहे थे? बेसब्री से। मुझे अच्छा, भरोसा उम्मीद था, थी। हाँ, उम्मीद थी। मुझे भरोसा था कि मेरे नेता मंत्री बनाएंगे हमको। जो अगर 2 नाम आएगा तो एक नाम मेरा भी होगा, एक नाम भी आएगा तो मेरा नाम होगा। अरे क्या वाह, बात है। ये मैं नेता भरोसा के- होना चाहिए। मैं बिल्कुल। काम के मेरे साथ नेता का आशीर्वाद सही बात है। मुझे प्राप्त था। नेता मुझे मानते बहुत थे, मैंने उस ईमानदारी से साथ भी दिया, काम भी किया। तो मैं किसी से पेड़ भी नहीं लगाया कि मुझे मंत्री बनाना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैंने किसी से पेड़ भी नहीं लगाया। अगर मेरे लिए अगर कोई आदर्श हैं, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा, लेकिन राम के रूप में आदरणीय चिराग ये पासवान बहुत जी बड़ी को बात देखा। आपने कही है। और मैं पूजता हूँ उनको, मेरे परिवार के हर सदस्य उनको पूजा करते हैं। मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। अगर राम और चिराग पासवान में चुनने की जरूरत पड़ेगी, मैं सीधा चिराग पासवान। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये सही बात, समर्पण है। ऐसे क्योंकि लोगों से पार्टी खड़ी मैं होती है। बहुत यातना, इस 28 वर्षों में यातना, कई बाधाएं को झेला, मैं कभी विचलित नहीं हुआ। नेता का जब नेता गले लगाते थे, नेता कांधा पर हाथ देते थे, मैं सारे दुखों को भूल जाता था। जाते थे। और मंत्री परिषद की सूचना दिया कि संजय आपको आप मंत्री परिषद में शामिल कर रहे हैं। मेरी वाइफ मेरे बगल में थी, वो पटना में ही थी, अरे साथ में थे। तो खुशियों का इजहार हम नहीं कर सकते शब्दों में। मैं रोने लगा भैया के पास भी जाके कि भैया इतना बड़ा चीज़ आपने दिया है,
मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूँगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए। अब पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जो समर्पण था, मैं कार्यकर्ता के दिलों पर भी राज करता हूँ, क्योंकि मैं व्यवहारिक रूप से कार्यकर्ता से कभी मेरे भावना से ठेस नहीं पहुँचा था। सभी कार्यकर्ता खुश थे, बिहार के लोग खुश थे नेताजी के, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के फैसले पर। ये बहुत बड़ी बात है प्रीतम जी, इनसे बात करके वो अनुभव समझ में आ रहा है हमें कि 28 वर्षों तक जनता के बीच रहना, काम करना, और पार्टी से यदि ऐसा सम्मान मिले तो 28 या 50 वर्षों तक लोग जुड़ जाएं। देखिए, इनकी जीत तो उसी टाइम में तय हो गई थी ना, जब चिराग पासवान ने इनको संभाल दिया, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़े थे जिसके स्ट्राइक रेट बिहार में बहुत अच्छी है। 6 सीट मिलती है 6 जीतते हैं, 5 सीट मिलती है तो 5 सीट जीत जाते हैं। उसमें अगर संजय पासवान जैसे व्यक्ति जो 27 साल 28 साल बखरी में रहे, पार्टी की इस तरीके से सेवा करे, तो इनकी जीत तो उस वक्त ही सुनिश्चित थी। और ऐसे लोगों को राजनीति में जीत के आना भी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें। आप इनसे जब भी मिलिए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, तनाव मुक्त चेहरा, रिफ्रेश्ड चेहरा दिखता है। तो पार्टी ने इनका इनाम दिया। बिल्कुल, पार्टी ने ये नाम दिया, सम्मान दिया। अंत में मैं जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो आज हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि बतौर गन्ना मंत्री आप हैं, बखरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से चीनी मिल की बात हुई है, जो केंद्र में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है प्रीतम जी, ना सिर्फ राज्य की बात करें, एक क्या गन्ना मंत्री बिहार सरकार के कहते हैं और क्या उनका एक रोड मैप है? अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आने वाले वर्ष का शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, मस्त रहें। और मैं मंत्री के रूप में विभाग का कई नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली सरकार में। और बखरी के जनता मालिक से कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे से मुझ पर भरोसा किया, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा भरोसा दिलाता हूं। और साथ में साथ आपके कदम से कदम मिलाकर सुख दुख में शामिल रहूँगा। विकास की कई नई किरणें बखरी विधानसभा में ले जाने का काम करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज इस विशेष आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप जैसे लोगों के बीच जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है प्रीतम जी, आज अगर ये बातचीत नहीं हुई होती तो दर्शकों को ये भी नहीं पता चलता कि एक सिंबल मिलना और उसके बाद विधायक बनना, उसके बाद मंत्री बनने का सफर इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सही आपको वो सफर तय करना होगा और जनता के बीच जाना होगा। ये एक मैसेज, वो एक संदेश उन नेताओं के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो महज चुनाव के वक्त सामने आते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें टिकट मिल जाएगा और वो जीत हासिल करेंगे। सबसे बड़ी बात सुष्मिता ये होती है कि अगर संजय पासवान जी जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग सियासत में बिल्कुल नए आते हैं उनके पास एक भरोसा होता है कि अगर ये व्यक्ति आगे जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं मौका मिल सकता है। तो इससे एक राजनीति में नई सांस, नई खुशबू आती है और ऐसे लोग को बिल्कुल सियासत में आना चाहिए। तो सर, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।